नमस्कार जी। पिछले वीडियो में आपने गोपीचंद नारंग साहब के साथ एक गुफ्तगू देखी, जिस गुफ्तगू को अभी और आगे जाना है, जिसको अभी अंजाम नहीं मिलना है, क्योंकि गोपीचंद नारंग साहब ने उसको एक जगह विश्राम दिया था। और आगे का किस्सा आज अभी इसी वक्त, और मुझे बस इंतज़ार है कि हाँ, मैं उन्हें कॉल करूं तो वो फ़ोन उठाएं। सर नमस्कार। केशव, क्या हाल है? सर मैं अच्छा। हम लोग कल थे कि गर्मियों में 3 महीने की छुट्टी बिताने आप कैसे जाया करते थे, हमने वहाँ छोड़ा था। जी, ये अभी बलूचिस्तान का जिक्र चल रहा है। जी इसको हम जल्दी खत्म करेंगे ठीक है जी। और फिर आपको मैं अपने पंजाब की झलक दिखाऊंगा, लिया की। जी जी जी, मैं उत्सुक हूँ। मुजफ्फरगढ़। बिल्कुल। गर्मी की छुट्टियों में जी उस हम सफर करते थे, लेकिन उससे पहले एक दो लफ्ज हैं जिनकी मैं वजाहत करना चाहूँ। जी एक है कारेस। इनका इस लफ्ज का जानना बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों के लिए बहुत जरूरी है। कारेस। जी। और दूसरा जिरगा। जिरका। मैं जब बच्चा था जी तो मैं देखता था साल में एक बार या दो बार जी कोई तकरीबन एक भीड़ पठानों की, बड़ी बड़ी शलवारें। आपको तो पता है जी उस जमाने के पठान 40 गज की शलवार पहनते थे। जी वो गालिबन ईद टू ईद एक ही सलवार काम आती थी। और पगड़ियां जिस तरह की पहनी जाती थी, नीली खास बनती थी, और बाज लोग कुल्हा पर बांधते थे। और ये सब लोग जमा होते थे, पॉलिटिकल एजेंट आते थे। जी जिरगा का मतलब है पठानों की पंचायत। जी देखिए, पठानों को आज तक कोई जेर नहीं कर सका। जी ये आजाद लोग हैं। वो बड़ी बड़ी बंदूकें कंधों पर लटकी हुई, और ये जमा होते थे। पॉलिटिकल एजेंट आते थे। अपनी पंचायत ये खुद करते होंगे, अपने फैसले करते होंगे, कत्ल के, तलाक के, जिना के, दूसरे जराइम के, या मसाइल जो भी इन लोगों के होंगे, जी या फिर अंग्रेज से जो मराहत इनको चाहिए थी, मसलन सड़क, पानी, स्कूल और अस्पतालें दूर दराज इलाकों में। बहरहाल ये 4-5 दिन जिरगा चलता था। और वाले साहब के पास चूंकि खजाना था, और खास एक साइज की थैलियां होती थी, जो मजबूत मोटे चमड़े की। जी। आपको सुनकर केशव साहब हैरानी होगी कि रुपया तोला नहीं, रुपया गिना नहीं जाता था। अच्छा। बड़ा सा एक तराजू लगा हुआ था दफ्तर में, बाट रखे रहते थे। और फर्ज कीजिए कि 100 रुपए की या 200 रुपए की थैलियां देनी है, 250 रुपए की। और हर कबीले के हेड को अंग्रेज की तरफ से अमन रखने के लिए या बॉर्डर की हिफाजत के लिए कोई फौज वगैरह वहां तैनात नहीं थी। और फरमाई जी। सारे बलूचिस्तान में या अफगानिस्तान, ये सब एक ही इलाका था। जी आपको तो पता है बामियान तक बुद्ध के आसार पाए जाते हैं। बिल्कुल। टेक्सला में, अब भी पाकिस्तान में कई जगह दूर दराज इलाकों में, एक जगह जहां एल्बरूनी की ऑब्जर्वेटरी है, जी और इसी तरह की बहुत सी, और कटास राज एक खास तीर्थ स्थान था जी हरिद्वार की तरह। जी तो ये सब यही सिंध है जिस किनारे पर बैठकर जिसके ऋषियों ने, मुनियों ने जप तप करके जहां जहां हरियाली मिल गई,
वेदों के श्लोक लिखे होंगे, वाह। या हिमालय के ऊपर बर्फपोश वादियों में जी। जहां खाने पीने की भी सहूलत थी, पानी की भी सहूलत थी वगैरह। बहरहाल ये पठान अमन रखते थे जी। और अंग्रेज को एक टेक्निक आती थी, और उन थैलियों में यानी 100 के फर्ज कीजिए पाठ होते थे, तो वो तोले जाते थे। अच्छा। 1-1 रुपया उनमें डाला जाता था आपको, और अगर कोई रुपया खोटा होता था, यानी उसमें खालिस चांदी नहीं होती थी, तो एक जबरदस्त कैंची होती थी जिससे काट के 2 टुकड़े कर दिए जाते थे। अच्छा। और वो अलग गिनती से निकाल दिया जाता था। अच्छा, तोल के डाल के उस थैली को बांध के चमड़े के धागों से उसके ऊपर फिर सील मोड़ की जाती थी तहसीलदार की, और वो इनको जिरगे में बांटे जाते थे। ठीक है। अब रहा कारेज जी। खुश्क इलाका था, पहाड़ी इलाका है बलूचिस्तान, ज्यादातर उसके अंदर या तो कहीं ना कहीं जहाँ पानी का इंतजाम है, मूसा ख्याल में तो खैर पानी की कमी नहीं थी, इसलिए कि नदी बहती थी दूर दराज, वहां से अंग्रेज किसी न किसी तरह नल डाल के, और नल के घर घर नहीं होते थे उस जमाने में जी, गली में एक ही नलका होता था, और उससे वो पानी बहता रहता था, और उससे बाल्टियां भर भर के हम घर में लाते थे, और उनसे सारी धुलाई भी होती थी, और उनसे बाथरूम भी चलता था, उनसे किचन भी चलता था, उनसे घर की सफाई भी होती थी जी। और लेकिन जिस जगह नदी या कोई इस तरह का तालाब वगैरह नहीं होता था, वहां कारेज ये पुराने जमाने से देखें, एंशियंट, अब मुझे नहीं मालूम इसकी तारीख, लेकिन इंसान को मालूम था कि इस जमीन के नीचे पानी बह रहा है जी। तो ये जमीन पानी में एक लहर चलती थी जिसको कारेज कहते। ठीक है। उससे पानी निकाल के पूरे के पूरे बागात सेंचे जाते थे, क्योंकि जितना फल और जितना मेवा बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में होता है, इस सारे इलाके में और कहीं नहीं होता जी, बल्कि बरसगीर में कहीं नहीं होता। खैर, हम लोग चलते थे गर्मी की छुट्टियों में जी। मूसा ख्याल से, तो सिवाय बस के सफर के कोई रास्ता नहीं था, तो बस का सफर हमारा पूरी फैमिली के साथ वाले साहब के बगैर नहीं हो सकता था, इसलिए कि हम छोटे छोटे बच्चे थे। बिल्कुल। वाले साहब भी छुट्टी लेकर जाते थे, और फिर जब हमें वापस आना था फिर आते थे, हमको ले जाते थे। अच्छा। छोड़ के 10-15 दिन रह के चले जाते थे। तो पहला पड़ाव हमारा होता था सखी सरवर। सखी सरवर, वाह जी। अब ये किसी सूफी की, बड़े सूफी की दरगाह थी जी, जैसे बाबा लाल कलंदर जी, और उस तरह का कोई सूफी है सखी सरवर जी। और मुझे उस 2 बार जियारत का मौका मिला। वाह। वाले साहब रात को पड़ाव करते थे और पूरी फैमिली सखी सरवर के यहाँ जाकर सिजदा करती थी, और हम छोटी मोटी नजरों ने आज पेश करते थे और फकीर को याद करते थे और उससे यानी दुआ मांगते थे वहां बैठ। उस पड़ाव के बाद दूसरा पड़ाव होता था डेरा गाजी खान जी। डेरा गाजी खान बीच में हरनाई, मुझे याद है, ये बलूचिस्तान, ये भी लोरलाई में था। अच्छा। और डेरा गाजी खान के बाद हम सीधा यानी बस पहुंचती थी लिया। ठीक है। और लिया मैं आपको बताऊंगा बाद में, एक अजीब व गरीब, उस जमाने का लिया अजीब व गरीब चीज था। एक तरफ थल, एक तरफ जिक। अच्छा। जिक बने नीचे इलाका जी।
खैर, दूसरा पड़ाव बलूचिस्तान में जो मेरा था, वाले साहब का तबादला 4-5 साल के बाद। अभी मैंने 4 क्लास की थी, अच्छा है प्राइमरी स्कूल भी नहीं था वहाँ, प्राइमरी के बाद कोई मिडिल स्कूल नहीं था। वाले साहब का तबादला उन्होंने कराया इसलिए बच्चों की तालीम के लिए। पेशीन माने पीछे का इलाका जी। ये कोयटा के पीछे का इलाका था, और कोयटा तो आपको मालूम है कि बलूचिस्तान की राजधानी थी, आज तक है जी। और वहाँ पॉलिटिकल एजेंट रहता था। बिल्कुल। वहाँ ब्रूस रोड थी। ब्रूस रोड का नाम बाद में माल रोड हुआ। अब पता नहीं शायरा कायद होगी या क्या होगी। देखिए, आज तक लाहौर में माल को माल ही कहते हैं, हालांकि ऑफिशियल नाम कोई दूसरा है। जैसे दिल्ली में कनॉट प्लेस को राजीव चौक कहते हैं ऑफिशियल, लेकिन है कनॉट प्लेस, कनॉट प्लेस। जी जी। तो हम इस तरह से विवलैया पहुंचते थे जी। और बस सीधी की सीधी। लेकिन जब पेशीन में बस गए तो पेशीन से 30 मील पर, पेशीन में भी वालिद साहब की रिहाइश तहसील में थी, दफ्तर भी तहसील में था और दफ्तर में टेलीफोन भी था, टेलीफोन की सहूलत भी थी। ठीक है। और हमारी तालीम होती थी और बागीचा यहाँ भी हमारे घर के करीब था, तहसील के करीब। अच्छा। लेकिन जिस तरफ हमारा मकान था उसके सामने जो गेट था उसमें वो गेट बंद पड़े रहते थे। सो उस बागीचे में हमारा आना जाना बहुत कम होता था। बहरहाल यहाँ से हम जब सफर करते थे तो यहाँ से यहाँ रेलवे एजेंसी भी होती थी जी, जिसमें रेल के टिकट मिलते थे। कोटे से आपको चाहे रावलपिंडी जाना है, चाहे लालपुर जाना है, चाहे आपको दिल्ली आना है तो आप टिकट खरीद सकते थे। उस टिकट को पंच करके देना पड़ता था। ठीक है। और पैसे किस तरह से उस पे मार्क होते थे। अपने मैट्रिक के बाद जब मेरा रिजल्ट आ गया तो वाले साहब ने सबसे पहली मेरी नौकरी उसी रेलवे एजेंसी में लगवाई थी। अच्छा। बहरहाल हम किस तरह से सफर करते थे, वहां से एक रेलवे स्टेशन था जिसका नाम था मुर्गा जी, और ये उस लाइन पर है जो कोयटे से सीधा चली जाती है चमन तक जी, और अफगानिस्तान के बॉर्डर तक जी। चमन जहाँ के अंगूर बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर है। ठीक है। बेहद मीठे होते थे जी। और बहरहाल फिर वहां से हम लोग ट्रेन में बैठते थे और मुश्किल से 1 घंटे 1.5 घंटे का सफर तय करके कोयटा पहुंचते थे। ठीक है। और कोयटे से हम ट्रेन लेते थे जो सीधी मुल्तान जाती थी। और ये ट्रेन जो है जो बलूचिस्तान को कनेक्ट करती है विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री, उस वक्त पहले तो आता था दर्रा बोलान। अच्छा। जैसे दर्रा बोलान उधर से आते हुए पंजाब से आ गया, समझे कोयटा आ गया, और वहां से इंजन में ज्यादा कोला लेता था, चढ़ाई शुरू होती थी, ट्रेन में 2 इंजन लग जाते थे। ठीक। बहरहाल जाते वक्त ये दरिया सिंध को पार करती थी ट्रेन। ठीक है। और अंग्रेजों ने जो दरिया सिंध पर पुल बनाया था, अगर वो पुल ना होता तो ये रेल पंजाब से कनेक्ट नहीं कर सकती बलूचिस्तान को और कल्लात को। बहरहाल इसका नाम था लॉयड बैराज। अच्छा। और इसका नाम अब है अयूब ब्रिज। अच्छा। बहुत लंबी ब्रिज है, बहुत मजबूत, बहुत तगड़ी जी। और सिंध जब शबाब पर होता है बरसात के जमाने में, और इसमें जो पानी होता है,
अब देखें, हिंदुओं में एक रस्म है कि जब ट्रेन हो या बस हो, दरिया के ऊपर से गुजरती थी, और ये वेदों के जमाने से इंसान जानता था कि पानी में ताकत है जी, सूरज में ताकत है जी, चांद में ताकत है जी, इन सब को देवता के तौर पर जाना गया है। और पानी पर के ऊपर से, पानी में सैलाब आया, आदमी डूब भी सकता है, और पानी के ऊपर से रेल जा रही है या पानी के ऊपर से बस जा रही है और हम महफूज हैं डूबने से, पानी को हमेशा मुकद्दस समझ के उसमें हर शख्स यानी कुछ न कुछ नजर न्याज डालता था। ठीक है। मसलन उस जमाने में तांबे का पैसा की पाई वगैरह जी, जो बात की चीजें हैं, उस वक्त तांबे का पैसा था, वाकई उसमें एक पैसे का तांबा होता था। ठीक है। तो वो फेंकते थे दरिया में। लाइट ब्राड कैंसर पार करके हम लोग आते थे। अब हमें बड़ा इंतजार होता था सक्कर और शिकारपुर से गुजरने का। ठीक है। क्योंकि स्टेशन पर छोटी छोटी खजूर के पत्तों से बनी हुई टोकरियों में बर्फी मिलती थी, मिठाइयां मिलती। अच्छा। जो सिंधी बनाते थे। आज तक आपको पता है दिल्ली में भी सिंधी हलवाई मशहूर है। जी जी। और सिंध का सोन हलवा और सिंध की बर्फी जी, और सिंध की मिठाइयां जी जी जी, खालिस आजकल के जमाने की चीज नहीं। ये मशहूर होती थी, स्टेशन पे बिकती थी और हम एक आध पिताजी खरीदते थे बच्चों के। वाह। और एक आध हम घर ले जाने के लिए रख लेते थे। ठीक है। और वहां से गुजर के जैसे रहीम यार खान आ गए या बहावलपुर, समझिए आप मुल्तान के करीब पहुंच गए। मुल्तान उतर के कुछ वक्फा या रात का वक्फा या वहां खरीदारी करते थे मेन बाजार में वालिद साहब बच्चों के लिए। उसके बाद लइये की ट्रेन लेते थे। ये ट्रेन वो होगी जो आज भी होगी और ये कनेक्ट करती थी मुल्तान को डेरा इस्माइल खान से। और इसमें कोई 4 या 5 घंटे के सफर के बाद कोट अद्दू के बाद लिया आता था। ठीक है। तो ये 2 तरीके थे। और हम कोई 4-5 साल पेशीन में रहे। और पेशीन ही में जब मेरा रिजल्ट आया, पहली मुलाजमत का मैं जिक्र कर चुका हूँ, वक्त काटने का एक जरिया था। थोड़ी सी रकम वो दे देते थे जो उसके मालिक थे। फिर इतना काम था उस एजेंसी में कि मैंने अपने 2 दोस्तों को जिन्होंने मैट्रिक पास कर लिया था मेरे साथ, लइये से कोई वहां पेशीन में बुलवाया और मालिक ने उनको किराए पर वहीं अपने घर के करीब जहाँ शहर में वो रहता था एजेंसी का मालिक, उसने वो हिंदू था। तो क्योंकि देखें पठान पढ़े लिखे तो होते नहीं थे, ये पैसे का और बाजार का माल का तिजारत का सारा काम हिंदुओं के हाथ में ही था। अच्छा। तो ये सब हिंदू यहाँ वहां के बसते थे डोमिसाइल के तौर पर और यानी असल बलूचिस्तान के नहीं होते थे। अच्छा। लेकिन वहां बस जाते थे रोजगार के। तो ये 2 लड़के भी काम करते थे। लेकिन फिर मैं वालिद साहब के साथ, वालिद साहब ने मेरी सिफारिश की और मतवाल चंद वो जो दीवान थे कल्लात के, उनसे भी कहलवाया। तो मुझे जो पॉलिटिकल एजेंट का सेक्रेटेरिएट है उसमें एक तरह से एडहॉक मुलाजमत मिल गई। वाह। अच्छा। और इसकी जाहिर है कि आदमी क्लर्क से शुरू करता है। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि ये मैंने 46 में मैट्रिकुलेशन किया। ठीक है। जिसमें मैं जिले भर में फर्स्ट आया। जी।
और ऑनर बोर्ड पर मेरा नाम लिखा गया, वाह जिसकी मुझे बहुत ख्वाहिश थी। वाह वाह। एनीवे, तो उस जमाने में जब मैं वहां मुलाजमत करता था, छोटा सा कमरा, पहले तो उनके जो हाँ एक हमारे रिश्तेदार थे जो कमिश्नर एक्साइज थे, ठीक है। और बड़ी हैसियत थी उनके, हाँ, राय साहब टोपनलाल। राय साहब टोपनदास। हाँ, तो वालिद साहब के दूर के ननिहाल के रिश्तेदार होते थे, और ढिंगड़ा, और हमारे ननिहाल भी ढिंगड़ा थी। तो वहां उन्होंने अपनी कोठी, अपने बंगले में, जिसमें 10-15 कमरे थे, एक कमरा दे दिया। लेकिन 3-4 महीने में बाहर रहा, वाले साहब ने कहा कि इनकी मेहमान नवाजी का ज्यादा फायदा नहीं उठाना चाहिए। और पहली बार मैंने फिल्म भी, और क्योंकि एक्साइज के वो कमिश्नर थे, हमें वाले साहब जब भी आते थे फिल्म देखते थे, और फ्री के पास मिल जाते थे। कौन सी फिल्म थी सर? मैंने जीनत देखी थी। जीनत, अच्छा। सबसे पहले, जिसमें दिलीप कुमार जी और नूरजहान थी। नूरजहान थी, ठीक है जी। और शायद जुगनू फिल्म भी देखी थी। जुगनू, ठीक है। से याद नहीं। बहरहाल, मैंने वहां जब काम करता था, तो अब घर से तो मैं आ गया सुबह को जी, और चाय वाय पी के अपना नाश्ता बना के स्टोव पर खुद। तो लंच क्या होता था, अंगूर या फल की रेडियां होती थी बाहर जी। तो मैं आधा किलो अंगूर ले लेता था। ठीक है। समझिए कि आधा किलो अंगूर से आपका लंच हो जाता था। वाह। और रात को जब वापस पहुंचता था, जो फिर मैंने एक कमरा किराए पर ले लिया था। एक साहब थे जिनकी साइकिल की दुकान थी, बहुत मशहूर, वहीं ब्रूस रोड पर, और मेन बाजार में, जो एलीट बाजार था, फैशनेबल। तो उनकी फैमिली के साथ, उनके 2-3 बच्चे थे, एक लड़का उनका मुझसे 3-4 साल 5 साल छोटा, तो उससे मेरी दोस्ती हो गई बहुत। बहरहाल, रहता मैं वहां था, फिर शाम को दफ्तर से आके सीधा होटल जाता था। छोटा सा होटल होते थे, यानी रेस्टोरेंट, जिनमें दाल सब्जी और रोटी बहुत सस्ती मिल जाती थी जी। और महीने का हिसाब होता था, रोज का खर्चा 1 आना या 1.5 आना। अच्छा। और मैं आपको बता नहीं सकता कि दाल के मक्खन की टिक्की डाल के छोटी, तड़का लगाने की खुशबू, जब शाम को आप मेहनत करके आए और आपको भूख लगी हो, और अर्ली नौजवानी में, तो उस भूख में खाने की लज्जत ही दूसरी होती। बिल्कुल। वो लज्जत मुझे फिर कभी नसीब नहीं। बहरहाल साहब, किसको ख्याल था कि खून खराबा हो जाएगा, फसादात हो जाएंगे जी। अंग्रेज ने ऐसा जुल्म किया कि पार्टीशन जब इनाउंस हुआ यूनिलैटरली, एक 8-9 महीने पहले लंदन से, बगैर, जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया, तो वो एक अलग लंबी कहानी है। बगैर नेहरू से या गांधी से या मोहम्मद अली जिन्ना से मशवरा किए, उन्होंने, क्योंकि दूसरी जंग अजीम 45 में खत्म हुई, और उसके बाद इलेक्शन में चर्चिल की गवर्नमेंट गिर गई। अब लेबर पार्टी की एटले की गवर्नमेंट आई। इन्होंने पहले ही वादा कर रखा था कि हम इसमें सरकार में आते ही, पावर में आते ही, हिंदुस्तान को आजाद कर देंगे। ठीक है। ये वो हिंदुस्तान था जो पहले, जिसमें श्रीलंका भी शामिल था, बर्मा भी शामिल था, नेपाल, तिब्बत, अफगानिस्तान, ये सब इलाके शामिल थे। सब जगह हिंदुस्तानी कल्चर फैला हुआ था। अब तक्षशिला में, यानी हिंदुस्तानी कल्चर के
आसार बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं, जिनको आज तक, जिनकी पूरी कैटलॉगिंग गालिबन हो सकता हो गई हो, लेकिन मैंने नहीं देखी जी। बहरहाल, यानी उस वक्त तक ये मालूम नहीं था कि ये जो खून की लकीर खींची गई है दो मुल्कों के दरमियान, एक नया मुल्क बनाया गया है जिसमें कौन सा जिला, कौन सी तहसील, कौन सा गांव, कौन सा मौजा दाएं तरफ जाएगा, कौन सा मौजा बाएं तरफ, कौन सा मशरकी पंजाब में रहेगा, कौन सा मगरबी, यही हाल कश्मीर का था। और 500 से ज्यादा रजवाड़े जो है वो ये स्टेट्स थी, जिनमें नवाब थे, राजा महाराजा थे और सुल्तान थे और इस तरह के लोग थे। ये सब चूंकि अंग्रेज की बफर थी, अंग्रेज ने इनसे अंग्रेज राज लेता था, चाहे वो निजाम हो नीचे, यानी टीपू सुल्तान का तो खात्मा कर दिया था इन्होंने जी। उसके बाद सारा साउथ इनके पास आ गया था। एनीवे, और जब फैसले का ऐलान किया गया, मैं हैरान हूं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग पर क्या बीती होगी और किस तरह इन्होंने कबूल कर लिया। उनको इख्तियार दिया गया कि वो या इंडिया को ऑप्ट करें या पाकिस्तान को, ये उनकी आजादी होगी जी। अब बताइए, यानी इससे ज्यादा बढ़ के एनार्की क्या हो सकती है। और ये कहा कि एग्जैक्टली जो लाइन ऑफ डिमार्केशन है पार्टीशन की, वो रेड क्लिफ अवार्ड बाद में आएगा। उन साहब ने सफर तक नहीं किया इन इलाकों का जी, सिर्फ कागज के नक्शे पर देखकर और आबादी के आंकड़े देखकर खून की लकीर खींची। अगर इसकी ज्यादा तफसील और दर्द जानना हो तो सादत हसन मंटो की कहानी डोबा टेक सिंह पढ़ी। जी जी। तो मैं, और ये रेड क्लिफ अवार्ड अनाउंस हुआ है अगस्त 15 को, हिंदुस्तान पाकिस्तान आजाद हुए। रेड क्लिफ अवार्ड सितंबर में अनाउंस हुआ है। अच्छा। उसके अनाउंस होते ही खून खराबा शुरू हो गया पूरे हिंदुस्तान में और पूरे पाकिस्तान, यानी लाहौर से लेकर क्वेटा तक। और जब ट्रेनें पहुंची क्वेटे में, अब तो अगर इसकी तफसील पूछनी है कि ट्रेनों का सफर कितना खतरनाक हो गया था और किस तरह से कत्ल किया जाता था, तो भीषण गुलजार की कहानी है रावी पार जी, उसको पढ़ना चाहिए। या भीषम सानी का नावल है तमस जी, उसको पढ़ना चाहिए जी। या कृष्ण चंद्र का पूरा मजमुआ है, या नावलेट है पेशावर एक्सप्रेस जी, एक ट्रेन जो कलकत्ते से पेशावर तक चलती है, उसमें कैसे कहीं हिंदुओं का कत्ल होता है, कहीं मुसलमानों का कत्ल होता है, कहीं सिखों का कत्ल होता है, कहीं औरतों के साथ जो कहानियां हैं बास पंटों की फसादात पर, वो खून के आंसुओं से लिखी गई हैं। बहरहाल बलूचिस्तान में अमन व अमान था और पठानों और हिंदुओं में, और वहां के जो मुट्ठी भर हिंदू थे, या क्वेटे में तो खैर काफी बस्तियां थी हिंदुओं की। तो जब ट्रेनें पहुंची और उनमें खून के धब्बे देखे पठानों ने, तो क्वेटे में भी एक दिन फसाद फूट पड़ा। अच्छा। और लगे में तो कुछ फूटा कुछ नहीं फूटा, बात की बात है, और क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो कोई लगे वाला जो उस वक्त वहां था वो तफसील बताएगा। बहरहाल हमारे सब रिश्तेदार सही सलामत पहुंचे किसी न किसी तरह, और वालिद साहब के, मम्मी वालिदा के, जो के पेट में बच्चा था, ये लोग तो पशीन में थे,
वो सफर नहीं कर सकती थी। बहरहाल वालिद साहब चूंकि तहसील में थे, घर हमारा तहसील में था, वो महफूज रहा। और जब क्वेटे में फसाद फैला है, उसकी तफसील में मुख्तसर तौर पर बताऊंगा कि रात के वक्त तक, शाम के वक्त तक खामोशी थी, लेकिन डर सबको था कि आज कुछ ना कुछ होने वाला है। और 9-10 बजे रात के शोले लपकने लगे और नारे लगने लगे हर तरह के। और अफसोसनाक था, हम लोग बहुत खतरा महसूस किए हुआ सबको। और मेन इलाका जहाँ फसाद फैला वो ही था शहर का रिच इलाका, और मैं गरीब इलाके में था। अच्छा। और इसलिए मेरे इलाके तक आवाजें तो आती रही, शोले भी आते रहे, और हम समझते थे अभी हमला हुआ, अभी हमला हुआ। सारा बाजार ब्रूस रोड का जल गया, उसकी आग हम देख रहे थे। इधर उधर जो दुकानें थी शानदार, और निशात टाकीज के पास इधर उधर ऑडियो क्लिप से रूबरू करवाइए। सब की शुक्रिया। सब लूटी गई, जलाई गई, वहाँ कत्ल हुए लोगों के। उस रेलवे एजेंसी का जो मालिक था, उसके घर पर भी हमला हुआ, क्योंकि वो पैसे वाला था। और एक और जो मेरा मालिक मकान था, उसकी जो दुकान थी, वो साइकिलों की दुकान थी जी, वो भी लूटी गई, जलाई गई है। बाद में जाकर मैंने देखा, और मेरे दोनों दोस्त जिनको मैंने बुलवाया था रेलवे एजेंसी में काम करने के लिए जी, उनका कत्ल हुआ। ओहो। और इस दर्दनाक तरीके से कि एक तो फौरन मर गया, और दूसरा कराहता रहा, पड़ा रहा। मतलब है, जरूरी नहीं कि छुरे मारे गए हो, लकड़ी के बड़े बड़े लट उठा के मारे गए, ये किया गया। खून खराबे में जो कुछ होता है, तो 2-3 घंटे तक तड़पने के बाद वो आवाजें लगाता रहा कि आओ मुझे कोई मारो, आओ मुझे कोई मारो, आओ मारो। तो उसकी जान बड़ी मुश्किल से निकली बाद में। ये सब दर्दनाक बातें मुझे कैसे मालूम हो, मेरी कहानी तो अजीब गरीब है, बहुत लंबी है, मैं उसे शार्ट करता हूँ। जहाँ मैं रहता था, हम सब लोग जितने भी उस मकान में थे, किराएदार, मालिक मकान, उसकी बीवी, बच्चे, सब के सब छत पे चढ़ गए। हमारे उस घर के मकान के पीछे आटे की मशीन थी, ठीक है। हमने सोचा उसमें झाड़ियां थी, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि अगर मकान पे हमला हो जाता है या आग लगा दी जाती है, तो हम झाड़ियों में कूद जाएंगे। ठीक है। मुझे उन्होंने एक छोटी सी टरंकड़ी या ट्रंक दे दिया, जिसमें सब औरतों की ज्वेलरी थी, पैसा था और नकदी थी। अब बताइए, मेरे पास चूंकि कुछ भी नहीं था जी, तो हाथ खाली था, तो मैंने सोचा चलिए अगर होता है हमला तो ये भी एक जिम्मेदारी है, बिल्कुल, मैं भी कूद जाऊंगा और झाड़ियों में भाग के कहीं छुपा। लेकिन खुदा का शुक्र है कि हम बच गए, उस इलाके तक आग नहीं पहुंची। लेकिन सुबह को जब उठे तो इन लोगों की जो मालिक था, जान पहचान थी कुछ चौधरियों से। चौधरी वो लोग थे जो माली का काम करते थे, ठीक है, और बिहारी थे, भोजपुरी थे, और वो पॉलिटिकल एजेंट के बंगले के पिछवाड़े में रहते थे, ठीक है, 2 कमरों में, और वो इलाका माल रोड पर महफूज था। तो ये जाने के लिए कोई सवारी लेने के लिए इनका जवान बेटा बाहर निकला और गए, और चौक के ऊपर कोई पेड़ के ऊपर बैठा था, पत्थर लिए हुए, ये साइकिल पर था, वो पत्थर उसके साइकिल पर मारा, जिससे वो गिर गया, उसका सर फट गया। और बहरहाल मैं डरता डरता डरता
वहां गया रेलवे स्टेशन पर, हम्म, और रेलवे स्टेशन पर मैं पशीन जाने वाली गाड़ी में, ताकि वाले साहब के पास में तहसील में मैं उस जगह पर पहुंचा, गाड़ी चली नहीं। और फिर जब दूसरे दिन, अच्छा, मैंने एक सिपाही को कहा, भाई मुझे पशीन जाना है और मेरा नाम ये है, और उस बेचारे ने मेरी मदद की, मुझे फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में छुपा दिया। वाह। सुबह को जब ट्रेन चलने लगी, वो उसने आके कहा, तुम्हारे पशीन की गाड़ी तो जा रही है, यानी कोयटा चमन जो रेल का नाम था जी। बहरहाल मैं जाकर बैठा, डिब्बे में सब पठान बंदूकें लिए हुए चारों तरफ बैठे थे। तो मैंने सोचा, अगर आगे चल के जब गाड़ी चलेगी, मेरे ना भी दाढ़ी है ना कुछ, मैं ऐसी पगड़ी बांधता हूँ, मैं तो डिफरेंट लगता हूँ। अगर उन्होंने मुझसे पूछा तुम कौन हो, तो लाला क्या जवाब देगा, समझे कि नहीं जी। निशानी तो आपकी मालूम हो जाती है, आप क्या चुने क्या नहीं। खैर, मैं हिफाजत के लिए डब्बे से बाहर निकला, क्योंकि मुझे यकीन था मैं जिंदा नहीं बचूं। अच्छा। तो मैं फिर उसी सिपाही से मिला, और मैं फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में, बल्कि मैंने उससे कहा, भाई किसी तरह तू मुझे ब्रूस रोड पर, माल रोड पर पॉलिटिकल एजेंट की कोठी तक पहुंचा दे। तो उस बेचारे ने मुझे मेन रोड तक पहुंचा दिया। मेन रोड बिल्कुल पीसफुल थी, माल रोड, जिस पर बड़े बड़े चिनार के पेड़ हैं, और मतलब है आप कभी कैशो कोयटा जाएं और उस सड़क को देखें जी। मुझे आज तक हिम्मत नहीं हुई फिर जाने की। अच्छा। क्योंकि मेरी यादें ऐसी हैं जी, ये मेरा दिमाग तक हिल जाएगा। जी जी जी। वहां अल मुख्तसर ये कि मैं ढूंढता 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 पिछवाड़े में उन मालियों के उसको पहुंचा। वहां मुझे तफसील मालूम हुई कि उस नौजवान की फैमिली के मौत कैसे हुई थी। ओहो। और उसकी 9 ब्याहता बीवी वो बयान करते हुए मैंने देखा। और बहरहाल एक ही कोठी में उन मालियों के साथ, जाहिर है माली दलित होते हैं, ओबीसी होते हैं, लेकिन रामायण पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं। और ये बेईमानी जो है और दुख देने की शिद्दत और ईजा पसंदी, ये अमीरों में होती है, लालच उनमें होता है। गरीब जिनके पास कुछ भी नहीं होता, वो हमेशा दयानतदार और इंतहाई दयालु होते हैं। बिल्कुल। आप सोचिए, कई दिन उन्होंने हमें खाना खिलाया, हमारी हिफाजत की। जब अमन व अमान हो गया, तो इस मालिक फैमिली का, जिसके घर में मैं रहता था, कोई रिश्तेदार था कंटोनमेंट में, कोयटा की। तो जाहिर है अब मैं भी इनकी लायबिलिटी बन चुका था। ये मुझे कंटोनमेंट ले गए अपने साथ, और मेरे पास एक बकस था बस, जिसमें मेरी किताबें और मेरे कुछ कपड़े थे, छोटा सा जी। तो वो भी मैंने साथ में लिया, और इनके घर पर जहाँ कंटोनमेंट में ये रहे, इनके रिश्तेदारों ने इनको कोई मकान दे दिया, क्योंकि बहुत से मकान खाली पड़े हुए थे जी, लोग भाग गए थे। तो वहां तो एक दिन दोपहर के वक्त घूमते घूमते घूमते, क्योंकि दोपहर को दफ्तरों को, दोपहर को या रात को दफ्तरों को लाख कोई नहीं करता था। अच्छा। सारे बलूचिस्तान, सारे पशीन में भी मूसा खैल में रहते थे।
जी। हाँ, तहसीलें महफूज होती थी, कंटोनमेंट महफूज थी। तो मैंने देखा एक जगह फोन लटक रहा है, तो मैंने दोपहर के वक्त तो जाकर, जब सन्नाटा होता है, उस फोन को उठाया और देखा कि उसमें रिंगटोन है। तो मैंने अपने वालिद साहब के दफ्तर का फोन नंबर घुमाया और घुमाया तो उन्होंने उठा लिया। तो उन्होंने कहा, गोपी तू जिंदा है? अच्छा। हाँ, क्योंकि कोई 15-20 दिन हो गए थे। हाँ। तो मैंने बात की, उसमें बहुत खुशी हुई। मैंने कहा मैं आ तो सकता नहीं मुर्गे, और मैं अब यहाँ हूँ। बहरहाल मैं वहां रहा कंटोनमेंट में, और मेरे बड़े भाई जियारत एक जगह है जी। पहाड़ी इलाका, बहुत ऊंचा, शिमले की तरह, वहां सैनिटोरियम है, बलूचिस्तान का मशहूर सैनिटोरियम जियारत में था। और जियारत भी पॉलिटिकल एजेंट का समर कैपिटल था, और वहां पॉलिटिकल एजेंट के ऑफिस में जियारत के मेरे बड़े भाई साहब मुलाजमत करते थे। ठीक है। उन्होंने पॉलिटिकल एजेंट के ऑफिस के जरिए उस जमाने में कुछ रेड क्रॉस जहाजों की सर्विस शुरू हुई, जो एवैक्यूएट करा रहे थे हिंदुओं को जिनके रिश्तेदार मारे गए थे, ठीक है। जो बेघर पड़े थे। तो उन्होंने रेड क्रॉस के जहाज में 2 सीट रिजर्व कराई। ठीक है। और 2 सीट रिजर्व करा के मुझे उन्होंने फोन किया, उनसे भी मैंने फोन के जरिए राब्ता किया हुआ था, और वो क्वेटे आए सुबह सवेरे और मुझे साथ लिया, और कोई 20-30 मील दूर क्वेटे का हवाई अड्डा था, जो अंग्रेजों ने बनाया होगा अपने बॉर्डर एरियाज की सेफ्टी के लिए। और कच्ची जमीन पर एक छोटी सी पट्टी थी। अच्छा। जिस पर, और जहाज, ये दूसरी जंग अजीम के 45 के बचे खुचे डकोटा जहाज जो है, वो रेड क्रॉस जो वहां खिदमत करते रहे होंगे जंग के जमाने में, वो एवैक्यूएट करा रहा था, जिसमें 40 लोग बैठ सकते थे। ठीक है। और उसमें 2 सीट, जब उसमें हमारी बारी आई और हम सीढ़ी पर चढ़े, तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। सब अंदर जाकर देखा, सब सीटें निकाल दी गई थी, और जैसे भेड़ बकरियों को भरा जाता है, उस तरह से 50-60 आदमी उसमें ठूसे हुए थे। और मुझे डर लगा कि ये जहाज उड़ेगा भी कि नहीं। अच्छा। इतने लोगों के साथ, और डकोटा छोटा सा जहाज, 2 पंखे वाला। और जनाब वो कोई 4 बजे के करीब वो जहाज पट्टी पे दौड़ा और उड़ा। वाह। और इतना हचकोले खाता हुआ जहाज अभी गिरा, अभी गिरा, अभी गिरा। और मैं नीचे की तरफ देखता तो पहाड़ियां, चट्टानें, भयानक चोटियां। और मैंने खुदा को बार बार याद किया कि ये जहाज किसी तरह खैरियत से कहीं भी उतर जाए, हमें पहुंचा दे, और मैं जिंदगी भर जहाज में फिर कभी नहीं बैठूंगा। इतना खतरनाक सफर, इतना डरावना सफर मेरी जिंदगी का पहला। लेकिन उसने आके रात के 9 बजे हमें दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतार दिया। हम दोनों भाई, अब उस वक्त कोई रोशनी नहीं थी जिस जगह पर जहाज उतरा। ठीक है। सारा सामान इधर उधर फेंक दिया गया। जहाज खाली करके अपने दूसरे मिशन पर चला गया। अब हम अपना सामान ढूंढ रहे हैं, और मेरी सूटकेस ही तो मिल गई। वालिद साहब की, भाई साहब की भी एक सूटकेस ही मिल गई। अच्छा।
लेकिन एक सूटकेस ही जिसमें उनका कुछ कीमती सामान था वो नहीं मिला। वो गुम हो गई, अच्छा। जिसको वो आज तक याद करते हैं। वाह। बहरहाल फिर आके हमें एक बस ने बिरला मंदिर के लान पर पटक दिया, अच्छा। जहाँ बहुत से शरणार्थी पहले ही लेटे हुए थे। ठीक। कोई चादर, कोई बिस्तर, कोई तकिया, कुछ भी नहीं था। और अक्टूबर की ओस और गीली घास, उस पे हम सो गए। अच्छा। और क्या नींद आई जी। और सुबह के वक्त भाई की दिल्ली का सफर भाई ने इसलिए इख्तियार किया था, भाई बहुत ज़हीन और समझदार और जिम्मेदार थे जी, कि वहां अभी 2 साल पहले उनकी मंगनी हुई थी, उनका रिश्ता हुआ था। और मुझे उन्होंने एक पर्ची दी, अजमल खान रोड, कोठी नंबर 118। ठीक ठीक ठीक। मुझे आज तक याद। ठीक है। और तांगे में मैं बैठा, और तांगा यानी एक आना जी, वो था बिरला मंदिर से करोल बाग, अजमल खान रोड, कोठी नंबर 118। पहले मैंने जाके करमचंद नदवानी का मकान ढूंढा और हम उनकी फैमिली की सेफ्टी में पहुंच गए। वाह। ये इतनी दास्तान है जी। और लहिए के बाज़ वाक़यात मैं आपको अगली किस्त में सुनाऊंगा। जी 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 जी, मैं इंतज़ार करूँगा। बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। और जाने से पहले बस इतना बताइए कि अगली गुफ्तगू हम परसों करेंगे? परसों आप चाहते हैं, कल चाहते हैं? मैं तो कल भी चाहता हूँ। कल निपटा देंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, शुक्रिया। इतनी खूबसूरत दास्तान, कमाल। और हमारे गोपीचंद नारंग साहब भी तो कमाल। क्योंकि मैं फिल्मों से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं तो एक फिल्म ही तो देख रहा था। नो डाउट आप भी एक फिल्म देख रहे थे। उनका बयां करने का अंदाज, एक एक सीन, एक एक शॉट समझ में आ रहा था। और जिस ढंग से उन्होंने पिरोया, लेकिन पिछली बार की तरह यहाँ भी मेरे जहन में कुछ सवाल थे जिन्हें मैंने बिल्कुल भी छेड़ना मुनासिब नहीं समझा। मुझे लगा कि नहीं, इन सवालों के लिए मैं फिर जनाब को ज़हमत दूंगा, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ सुन लूँ। बीच में बहुत सारी चीज़ों का ज़िक्र आया, ख़ास तौर पर चमन का ज़िक्र आया। मैं अक्सर बचपन से सुनता आ रहा हूँ, चमन के अंगूर। और मंटो साहब का ज़िक्र आया। तो मैं जनाब गोपीचंद नारंग साहब से अगले वीडियो में ज़रूर पूछूंगा कि शायद उन्होंने कभी मंटो को देखा हो, शायद। तो फ़िलहाल आप अगले पार्ट का इंतज़ार कीजिए, हालांकि जल्दी हो जाएगा। शुक्रिया।